अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी मसीहा की 15वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ। गौर फरमाएं। महताब खान सुबह सुबह गुस्ल से फारिग होकर मामी के कमरे में जाकर बैठा ही था कि वो चाय लेकर आ गई और उसके सामने टेबल पर रखते हुए बोली, बिस्किट लाऊं? नहीं मामी। वो प्यार से गुर्राई। लगता है बिस्किट से मुंह जल गया है। ऊपर से सुबह की चाय भी बगैर दूध की ही पीते हैं। वैसे जसीम और शमीम भी बिस्किट के साथ यही चाय पीना पसंद करता है। एक पल खामोश रहकर दिलशाद बानो ने कहा, मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। हाँ, पहले बच्चों को नाश्ता भेज दिया जाए। दिलशाद बानो तेज़ी से किचन में जाने के लिए आगे बढ़ी। उसी आशना फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो एक पल के लिए रुककर बोली, ज़रा देख लीजिए सुबह सुबह किसका फ़ोन आया। जी मैं देख लेता हूँ। मुमकिन है गुड़िया का होगा, कल की गैर हाजिरी का हिसाब चाहिए होगा उसे। दिलशाद बानो हंसती हुई किचन में चली गई और महताब ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो। हाँ बेटे, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम मामू जान, उम्मीद के बखैर होंगे। वो कलीम मोहम्मद साहब थे। हाँ बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मैं कल शाम हाजीपुर के बागमली अपनी बच्ची के यहाँ आया था। पड़ोस में वकील साहब के घर टेलीफोन मिल गया तो सोचा आपसे दो चार बातें हो जाएं। बहुत खूब, फरमाइए। महताब बोला तो उन्होंने कहा कि घर का दावा आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। कल बुनियाद डालेंगे ना, इसमें पूछना क्या है। कलीम मोहम्मद साहब ने कहा, दरअसल रवीश है कि बुनियाद की पहली ईंट घर के कोई फ़र्द ही डालते हैं। तो क्या आप अपनी मामी जान को लेकर आएंगे? ला हौल वला कुव्वत। बुरा मत मानेंगे मामू जान, आप जिस रवीश की बात करते हैं मैं उसे दकियानूसी समझता हूँ। बेकार की बातें हैं ये सब। वैसे मुझे कल पटना जाना है, लिहाजा मुमकिन है आपसे मिलता चलूँ। बहुत अच्छा, कलीम अहमद ने हंसते हुए मुख्तसर जवाब दिया। तो महताब ने मज़ीद कहा, एक ख़ास बात है जनाब जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया। तो अब बता दीजिए। दरअसल मकान तामीर की बाबत मामी और भाइयों को मालूम नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? कलीम मोहम्मद ने हैरत से पूछा। तो महताब ने कहा, दरअसल मैं उन लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब, कलीम मोहम्मद ने खुशी से मचल कर कहा। फिर तो ये राज ही रहेगा। कल आइए तो मज़ीद बातें होंगी। जी बहुत अच्छा। बहरहाल राब्ता टूट गया। कलीम मोहम्मद एक बासलाहियत व मुत्तकी शख्स थे और वो मदरसे से फारिग थे। गांव के 5-10 बच्चों को अपने दरवाजे पर ही पढ़ाया करते थे। वालिदैन की छोड़ी हुई बीघा भर ज़मीन थी जिसमें काश्तकारी कर लेते थे। गोया यही उनका ज़रिया माश था। चुनांचे महताब खान ने उनके लिए उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही रोज़ की उजरत तय कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी आनाकानी भी की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी उजरत लूं। लेकिन महताब खान की दलील के सामने उनकी एक न चली थी और ये बातें उनके घर के लोगों के अलावा दीगर गांव मोहल्ले के किसी मर्द व ख़ातिन को मालूम नहीं थी। ये महताब खान की खुसूसियत थी। चुनांचे महताब खान की उन लोगों की नज़र में जो इज़्ज़त थी वो दोबाला हो चुकी थी। बरसूरत दूसरे ही दिन की सुबह महताब खान मामी से पटना जाने की कहकर निकला और रहमत नगर पहुंच गया। उसने कलीम मोहम्मद से सिर्फ ये हिदायत की कि मकान के पिलर्स खड़ी करने से पहले वो 10 किलो लड्डू मंगवाकर मज़दूरों और तमाम लोगों में तकसीम करवा दें, जो खुद उसकी खुशियों की अलामत होगी। और इस तरह वो उनके घर की एक कप चाय पीकर पटना के लिए रवाना हो गया था। महताब खान की सोच के मुताबिक जमशेद अब हैनल ग्राम में रहते हुए सिर्फ इंडियन नेशन ही नहीं बल्कि हिंदी अखबार आर्यावर्त और उर्दू अखबार संगम में भी दिलचस्पी रखने लगा था। और रामू उरांव बिला नागा ये तीनों पेपर्स लाकर उसे दिया करता था, जिसे वो दिन भर में चाट जाया करते थे। उस दिन वो कुड़िल उरांव के बाहरी दालान में, जिसे जमशेद अली ने ही बनवाया था, चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था कि रामू अखबार लेकर वापस आया। चूँकि वो अंग्रेज़ी अखबार को ज़्यादा तरजीह देता था, लिहाजा ज्यों ही रामू ने अखबारात उसके सामने रखा,
उसने चाय का आखिरी लंबा घूंट लेकर खाली कप ज़मीन पर रखते हुए अंग्रेज़ी अखबार उठा लिया। पहले सफ़ा के इंसेट में महताब खान की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर देखकर चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तस्वीर के नीचे उसका नाम और फ़ोन नंबर के अलावा जब ये लिखा हुआ देखा कि मुझे माँ बाबा का इंतज़ार है, वो चारपाई से उछलकर खड़ा हो गया। रामू और कुरिल जो वहीं मौजूद थे, हक्का बक्का सा होकर उसे देखने लगे। तभी जमशेद ज़ोर से चिल्लाया, अरे ओ तारा बेगम, जल्दी आओ, तुम्हारे बेटे का पैगाम आया है। उसकी अजीब कैफियत हो गई थी। आंखों में आंसू भर चुका था और वो पागलों की तरह हंस रहा था। तारा बेगम ही नहीं, कुरिल की बीवी, दोनों बहुएं और बेटा शामू तेज़ी से बाहर निकले। तारा बेगम ने कहा, क्या है पैगाम सरताज? लो देखो, ये है ना तेरा बेटा। उन्हें अपने माँ बाबा का इंतज़ार है, ये उन्होंने लिखा है। फ़ोन नंबर भी दर्ज है। तारा बेगम आंखें फाड़कर तस्वीर को देखा और अखबार को सीने से लगाकर आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाई, या खुदा तेरा करम है, मेरा चांद अपने वादे का पक्का इंसान साबित हुआ। वो बावफा और वाकई सआदतमंद है। फिर उसने आंखें खोली तो आंसुओं के दो मोटे कतरात उसके गालों पर फैल गए। जमशेद अली बड़बड़ाया, अब हमारी ज़िंदगी की कश्ती को किनारा मिलने ही वाला है तारा, अब हम जल्द ही बेटा के पास होंगे। जवाबन तारा बेगम गुलूगिर लहजे में बड़बड़ाई। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी बेटा की कैफियत नहीं बदली सरताज। वही खामोश वीरान आँखें, वही उदास चेहरा और वही गैर मुतबस्सुम होठ। आह, उसने चलते वक्त कहा था, या 12 साल बाद आज़ाद होकर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या पाऊँगा और क्या खो चुका होगा। या खुदा, क्या पाया उसने और क्या खो दिया। उसको जन्म देने वाली बदनसीब माँ मिली भी या नहीं? अगर मिली तो फिर यह कैफियत क्यों कायम है? उसने दबदबाई आंखों से अपने शौहर की जानिब देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा खुद गमों के स्याह बादलों से ढका है। कुरिल, उरांव और उसके घर के सभी अफराद मुतहय्यर मुतजस्सुस निगाहों से उन्हें देख रहे थे। सभी एक दूसरे के हाथों से अखबार ले लेकर महताब खान की तस्वीर को देख रहे थे। बदसूरत उलझन में मुब्तला कुरिल, उरांव और उसकी बीवी, बहुएं व बेटों को शेख जमशेद अली ने अब अपनी हालात ज़िंदगी से पूरी तरह आगाह कर देना 100% मुनासिब समझा, क्योंकि अब वो लोग जमशेद व तारा बेगम की निगाहों में कोई गैर नहीं बल्कि सब के सब मोहसिन थे उनके। लिहाजा जमशेद ने उन्हें किस्से कहानियों की तरह साफगोई से बताया कि मेरे वालिद की मौत के बाद मेरे अपने ही चचाओं और उनकी बीवी बेटों के तेवर किस तरह बदलते हुए देखा। जैसे मैं, मेरा भाई और माँ बहन वो बीवी इस घर और ख़ानदान के कोई रुकन हैं ही नहीं। लिहाजा ज़मीन जायदाद का तनाज़ा किस तरह शुरू हुआ, जिसमें फ़ैसला करने वाले समाजी ईमानदार लोग एक तरफ थे और दूसरी जानिब मेरे चचाओं ने उसी समाज के 4 दबंग पंचों के साथ मिलकर हठधर्मी व बेईमानी करने पर किस तरह तुले बैठे थे। अंजाम कार मैंने हथियार उठाया और रात की तारीकी में उन सबों का खात्मा कर दिया और अपनी बीवी के साथ गांव छोड़कर रातों रात भागता हुआ सुबह सुबह आप लोगों की पनाह में आया। महीनों मैंने अपनी बीवी को आपके घर रखा और ख़ुद इधर उधर भटकता रहा। ऐसे में अपनी दिमागी उलझन व परेशानियों से कम मुकम्मल नजात नहीं तो किसी हद तक उसे कम करने या भूलने के लिए जो चीज़ मुझे नज़र आई वो तारी और शराब थी। मर्दुम आज़ारी और नरसंहार का मुर्तकिब होकर न तो मुझे कल कोई अफसोस हुआ था और न आज है, और ये भी मैंने शराब पीकर ही अंजाम दिया था, वरना ख़ानदानी अफराद के ज़रिए इस्तेहसाल का शिकार होकर तमाम उम्र घुट घुट कर बेवजह यतीमी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर रहता। मैं न सही, कम से कम मेरा छोटा भाई जो मेरे सामने बेटा जैसा था, मुझे यकीन है नहायत सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। वो हरामजादे लोग हमारे रास्ते का कांटा बने हुए थे, जिन्हें मैंने चुन चुन कर हटा दिया। वाज़ा रहे कि जमशेद को मारे गए उन ख़ानदानी अफराद से अब भी नफ़रत थी। ऐसी नफ़रत के आज भी अगर कोई फ़र्द या अफराद मकतूल की तरफदारी में इसके सामने आ जाता तो ये आज भी उसका कत्ल करने से गुरेज नहीं कर सकता था। इससे जाहिर है कि तमाम मकतूल ने इसे बेहद अजियत पहुंचाई थी,
बहरसूरत जमशेद अली ने अपनी कहानी जारी रखते हुए मजीद कहा कि ताड़ी और शराब की दुकानों पर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों से पहचान बनी जो मुख्तलिफ़ किस्मों के जराइम में मुलव्विस थे। उन लोगों ने मेरी लियाकत और सलाहियत ही नहीं, मेरी बेबसी को भी महसूस किया और रफ्ता रफ्ता मुझे मालिक, बॉस और बाज़ औक़ात सरदार जी कहकर मुखातिब करने लगा। चुनांचे हालात के मुताबिक मुझे तहफ़्फ़ुज़ और रोटी चाहिए थी, लिहाजा उन लोगों के बताए हुए रास्ते का मैं भी मुसाफिर बन गया। चूँकि मैं तालीम याफ्ता था और मेरे दिलो दिमाग में बेवजह जुल्म तशद्दुद की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरे काम का तरीका अलग था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी इमलाक को निशाना बनाना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता गिरोह में लोग बढ़ते गए और उन लोगों का मशवरा हुआ कि मैं सिर्फ़ एक सलाहकार की हैसियत से अड्डे पर मौजूद रहूं, बाकी काम वो लोग खुद करेंगे। बहरसूरत आप लोगों को मेरी कारकर्दगी का पता चले या मासूम आदिवासियों पर मेरी वजह से कोई आँच आए, मैंने शराफत के साथ आप लोगों से रुखसत होकर कोडरमा घाटी में अपनी पनाहगाह बनाई। गैंग के लोग जो कुछ लूट कर लाते, 80% सामान और रकूमात मैं उन लोगों को दे दिया करता था, क्योंकि वो सभी बाल बच्चों वाले थे। धीरे धीरे शराब मेरी आदत ही नहीं, ज़रूरत भी बन गई, लिहाजा मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। ऐसे में अपने घर ख़ानदान सबों से गाफिल हो गया। इधर अब रफ्ता रफ्ता हमारे गिरोह के लोग मालदार अवाम को भी निशाना बनाने लगे, जो मुझे कतई पसंद नहीं था। लिहाजा मैं उन्हें सख्ती से नहीं, मोहब्बत से समझाता था, मगर उन्हें तो मोटी रकूमात की ज़रूरत थी, भला कहाँ समझने वाले थे। और इस तरह घाटी में रहते हुए 5 साल बीत चुके थे। कभी कभी दिल में आता कि घाटी छोड़कर चला जाता हूँ, मगर दूर अंदेशी सामने आ जाती, क्योंकि मेरे ऐसा करने से खुद मेरी ज़िंदगी और मेरी नेक सिफात बीवी की इज़्ज़त व आबरू ख़तरे में पड़ सकती थी। वैसे गौर करता तो महसूस होता कि किसी हद तक गिरोह के लोगों की निस्बत मेरे अंदर भी मोहब्बत और हमदर्दी मौजूद है, क्योंकि वो सभी मेरे हुक्म के ग़ुलाम बने हुए थे। बहरहाल उन्हीं दिनों 2 नए अरकान आए जिन्हें लोगों ने अड्डे पर मेरी हिफाजत के लिए तैनात कर दिया था। वो मुसल्लह होकर अड्डे पर ड्यूटी देते रहते। उनमें से एक ने मुझे खुफिया तौर पर मुजफ्फरपुर के दौलतमंद दीनानाथ सिंह व उनके इकलौते बेटे सूरज प्रकाश सिंह के मुताल्लिक पूरी जानकारी दी, और मैंने दूसरे ही दिन सूरज के अपहरण का फरमान जारी करते हुए ये भी ताकीद किया कि किसी तरह का न तो खून खराबा हो और न अपहरण के वक्त बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। चुनांचे चंद दिनों के अंदर ही वो लोग सूरज को अपहरण कर लाए, मगर मज़े की बात ये रही कि वो लड़का सूरज की बजाय उसका जिगरी मुस्लिम दोस्त 10 साला महताब खान निकला, जो उस वक्त सूरज की ही कार से बीमार सूरज को देखने उसकी हवेली पर जा रहा था। बेइंतहा खूबसूरत और संगमरमर के मुजस्सिमा जैसा सफ़ेद बच्चा था। हालांकि उसकी हकीकत जानकर मेरे दिल में आया कि उसे वापस भेज दूं, मगर मालूम यह हुआ कि जिस वजह से मैं हथियार उठाने पर मजबूर हुआ था, उसी तरह के हालात और नौबत उस बच्चे की भी थी। दूसरी जानिब मुझे ये खौफ भी हुआ कि अगर महताब को मैं उसके गांव वापस भेजता हूँ तो पुलिस इसकी निशानदेही पर हमें दबोच सकती है। और तीसरी बात यह कि मैं बेऔलाद था, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मेरे अंदर लालच पैदा हो गया और मैंने उसे अपना बेटा समझकर अपनी बीवी के हवाले कर दिया। मगर वो बच्चा इतना ज़हीन था और अक़ल की ऐसी ऐसी बातें वो मेरी बीवी से करता था जो बालिग़ व आक़िल लोगों पर भी भारी था। मेरी बीवी मुझे उसकी हर बातें बताती थी, लेकिन मैं चूँकि हर वक्त शराब के नशे में रहता, इसलिए हर बातों को फरामोश करता रहा था। महताब खान शुरू से ही बागी बना रहा, जिसका एहसास हम में से किसी को नहीं हुआ सिवाय मेरी बीवी के। बहरहाल महताब को मैंने उसी उम्र में घोड़ा, मोटर गाड़ी और हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलवा दी थी, मगर ट्रेंड होकर भी वो हथियार चलाने की बजाय बरस चलाने लगा। वो पहाड़ों की हमवार सतह पर अपनी माँ की याद में उसकी तस्वीरें बनाता रहता। एक राजपूत अनाथ लड़की थी जो उसके दोस्त सूरज प्रकाश के पिता दीनानाथ सिंह के मैनेजर की बेटी थी। उसने बचपन ही में महताब खान को राखी बांध चुकी थी। गौर करने की बात थी कि इस स्वार्थी दुनिया में अपने भाई भी
बहन को उतना याद नहीं रख पाते हैं जितना महताब खान ने उस अनाथ लड़की को अहमियत दे रखी थी। वो 12 वर्षों तक हमारे साथ रहकर भी उस लड़की को भूल नहीं पाया था। वो अक्सर उसकी तस्वीरें भी बनाता रहता था। इस तरह महताब खान जब 23 साल की उम्र को पहुंचा तो गुमान हुआ कि वो लोहे और फौलाद का बना है। अब चंद माह कबल की बात है, हमारे एक गिरोह ने वैशाली ज़िला के किसी राजपूताने की अति सुंदर दुल्हन को अपहरण करके ले आए, जिसने लाखों के जेवरात पहन रखे थे। अपहरणकर्ताओं को दरअसल जेवरात का लालच था, जिसकी प्राप्ति में उसके पति समेत चंद बाराती सामने आकर मुदाखलत करने लगे। दूल्हे ने अपनी पिस्तौल से गिरोह के एक फर्द को जख्मी कर दिया। अंजाम कार राहजनों ने दूल्हा और 2 बारातियों को हलाक कर दिया और जेवरात समेत दुल्हन को भी अड्डे पर ले आए। लेकिन मुझे उन लोगों की ये हरकतें पसंद नहीं आई। मैंने महसूस किया कि ये लोग अपने रास्ते बदल रहे हैं और ऐसी राह अपना ली है जो इन्हें जवाल की जानिब ले जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महताब खान ये मंजर देखकर आग बबूला हो उठा। पहली बार उसने अपना मुंह खोला था और चूँकि उसने मेरा मशीन गन अपने कब्ज़े में ले रखा था, लिहाजा कुछ बहस व मुबाहसे के बाद सबों को मार गिराया। मुझे भी उठाकर ज़मीन पर पटका और एक दरख्त से बांध दिया। ये सुनकर कुरील और उसके घर के लोगों की दबी दबी सी हंसी निकल पड़ी तो तारा बेगम व खुद जमशेद भी हंसने लगा। जमशेद ने आगे बताया कि महताब खान मुझे पटखनी देने के बावजूद पहली बार तारा को माँ और मुझे बाबा कहकर मुखातिब किया था। अब दरमियान में तारा बेगम ने कहा कि अगर वो चाहते तो इन्हें भी गोली मार सकते थे, मगर इन पर उसने हाथ भी नहीं उठाया। सिर्फ इन्हें कब्ज़ा में लेकर बेबस करने के लिए उठाकर पटक दिया था। और वो दुल्हन माँ साहिबा, शामू दरमियान में बोल उठा तो तारा ने कहा, वो वहीं थी बेटे, और चांद बाबू ने उसे बाहिफाजत उसके घर तक पहुंचाने का वादा किया था। लिहाजा जब वो दुल्हन को साथ लेकर जाने लगे तो मैं रोने लगी। तब बाबू ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और आखिरकार आज उनका पैगाम आ ही गया। शामू मुस्कुराकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए बड़बड़ाया, बाप रे, बड़ी भयानक कहानी है बाबा साहब व एवं माँ साहिबा की, फिल्मों से भी बेहतर। अपने बड़ों की डांट सुनने के बावजूद भी शामू फिल्में देखने का आदी था। बारसूरत एक लम्हा की खामोशी के बाद रामू बोला, बाबा साहब क्यों ना पहले एक बार बाबू साहब को फ़ोन कर लेते हैं। जमशेद चौंका, मगर वो कहाँ से कर लूँ। रामू फ़ौरन बोला, अगर आप चाहें तो हम लोग हज़ारीबाग चलते हैं। यहाँ से 44 किलोमीटर जाने पर हज़ारीबाग ज़िला आरंभ होता है और शुरू ही में एक बाज़ार है, गढ़ी बाज़ार। वहाँ एक साहूकार हैं, उनसे मेरी पहचान है। उनके ऑफिस के फ़ोन से आप चाहें तो बात कर सकते हैं। जमशेद खुश होकर बोला, बहुत खूब बेटा, क्यों ना हम लोग खाना खाने के बाद निकल चलें। हाँ चलिए बाबा हम भी चलें क्या। शामू बोल उठा तो जमशेद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलो बेटा, हम तीनों ही चलेंगे। शाम के 6 बजे थे। जमशेद अली रामू व शामू के साथ सेठ के घर पहुंचा तो उसका हुलिया देखकर सब लोग बेहद मुतासिर हुए। सेठ जयदयाल मारवाड़ का बाशिंदा था। उसके दादा ही गढ़ी बाज़ार में आकर आबाद हो गए थे। उसके कई तरह के कारोबार थे। मुख्तसर ये कि जमशेद को फ़ोन करने की इजाज़त मिल गई और उसने महताब का फ़ोन नंबर मिला दिया। फ़ोन रिसीव हुआ तो निस्वानी आवाज़ आई। दूसरी जानिब दिलशाद बानो थीं। उन्होंने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं। जमशेद ने कहा, मैं रमज़ान अली हज़ारीबाग से बोल रहा हूँ, चांद बाबू से बातें करनी है। लम्हा भर बाद महताब मुखातिब हुआ तो जमशेद ने कहा, बेटे रोज़नामा इंडियन नेशन के ज़रिए आपका पैगाम मिला। महताब बोला, अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, कैसे हैं। जमशेद की आवाज़ रुध गई। उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा, बेटे तुम्हारी तारा माँ काफ़ी नर्वस रहती है। सोते जागते अल्लाह के बाद सिर्फ चंदा बेटा का नाम ही ज़ुबान पर होता है। हम मुजफ्फरपुर आ जाएं बेटे। महताब ने पूछा, आप लोग फ़िलहाल कहाँ हैं। हज़ारीबाग से 44 किलोमीटर पहले हनुमान चौक है। वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर कच्चे रास्ते में छोटी सी बस्ती है जो हैनल ग्राम कहलाती है। महज 20-25 मकानात पर मुश्तमिल है ये बस्ती, और जिनके यहाँ हम क़याम पजीर हैं उनका 6 लोगों का कुंबा है।
कुड़ील उरांव, उनकी पत्नी, 2 बेटे रामू व श्यामू और उनकी बहुएं बेहद गरीब और मजदूर क्लास के लोग हैं। महताब ने कहा, बहुत खूब, आप फिलहाल हैनलग्राम में रहकर ही इंतज़ार करें, मैं आपको लेने कल खुद आ रहा हूँ। जमशेद की आवाज़ खुशी से बुलंद हो उठी। आप खुद आएंगे बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो हम सब आपका यहीं इंतज़ार करेंगे। यहाँ भी कुड़ील भाई और इनके घर के सभी अफराद आपको देखने की जुस्तजू जाहिर कर रहे थे। और अब हमारा हाथ भी बिल्कुल खाली हो चुका है बेटे। फिक्र मत कीजिए, 10-20 हज़ार रुपये लेकर आऊँगा आपके लिए। जमशेद खुशी से बड़बड़ाया, या खुदा, तूने मुझे बेऔलाद बनाकर भी सादतमंद औलाद से नवाज दिया है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसी आशना महताब खान ने सलाम करके फ़ोन बंद कर दिया। बारसूरत दूसरे दिन कुड़ील उरांव और उसके दोनों बेटे काम पर नहीं गए। वो महताब खान की खिदमत में पेश रहना चाहते थे। घर की खातिन भी नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े जेब तन कर चुकी थी और तारा बेगम की एडवाइस पर तरह तरह के पकवान के साथ दिन के खाने में बकरे का गोश्त और नफीस चावल बनाने की तैयारी हो रही थी। जबकि दूसरी जानिब महताब खान फजीर की अजान होते ही गुस्ल करके चाय पी और एम्बेसडर से चल पड़ा। सुबह 8 बजे रास्ते में एक जगह रुककर सब्जी, कचौड़ी और एक प्लेट बालाई खाई और वहाँ से चला तो 10:30 बजे हनुमान चौक पर आकर रुका। हैनलग्राम जाने का रास्ता मालूम करने के लिए कार से निकला ही था कि चंद लम्हे पहले से इंतजार में खड़ा शामू उसके सामने आकर उसे सलाम करते हुए अपना नाम बताया। महताब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह शामू भाई, बेहद जिम्मेदार हैं आप लोग, लगता है आपको मेरा ही इंतज़ार था। जी साहब, चाय लाऊं? महताब ने कहा, चाय घर पहुंचकर ही पिए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा साहब जी, चलिए। दोनों कार में बैठकर चल पड़े। पिछली नशिस्त पर 2-2 किलो नफीस मिठाइयों के 2 पैकेट रखे थे, जिसे महताब ने रात में ही दीपक होटल से लाकर रख लिया था। नाहमवार कच्ची सड़क पर एम्बेसडर को आता देखकर कुड़ील के घर में हलचल सी मच उठी। दालान में अलग अलग चारपाई और चौकी पर साफ सुथरे बिस्तर लगे थे। महताब खान जो ही कार से बरामद हुआ, सामने खड़ी तारा बेगम लपक कर उसके गले में बाहें डालते हुए उसके सीने पर सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगी। मजलूम व ज़ख्म खुर्दा महताब खान ने उसे बाहों के हिसार में ले लिया था और तारा बेगम के इस रोने के सबब उसकी आंखें पिघल उठीं और स्याह ऐनक के पीछे से 2 मोटे कतरात निकलकर उसके गालों पर रेंगने लगे। ये देखकर कुड़ील उरांव ने करीब खड़े सिसक रहे जमशेद को और उसकी बीवी व बहुएं तारा बेगम को चुप कराने लगी। उसी लम्हे शामू मिठाइयों का पैकेट लाकर माँ को थमा दिया। चुनांचे सभी दालान में जाकर बैठ गए। चौकी पर महताब खान, जमशेद और तारा बेगम बैठी थी। चारपाई पर कुड़ील और उसके दोनों बेटे बैठे और खातिन नीचे ज़मीन पर उखड़ू बैठी थी और सबों की निगाहें महताब खान के सरापा पर रेंग रही थी। उसी पर तारा ने पूछा, बेटे आपकी अम्मी जान कैसी हैं? आपको पाकर तो अब वो। उसका जुमला पूरा होने से कबल ही महताब ने अफसुर्दा लहजे में कहा, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। वो उसी दिन दुनिया से रुखसत हो गई जिस दिन मेरा अपहरण हुआ था। ये सुनकर तारा और जमशेद को ही नहीं बल्कि उन कबाइल मर्द खातिन के दिलों को भी गहरी नश्तर लगी। सबों की रूहें बिलबिला उठी। महताब ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए मजीद कहा, जिस दिन मेरा अपहरण हुआ उसी शाम दीनानाथ अंकल पुलिस टीम और ज़ख्मी ड्राइवर के साथ मेरे घर पहुँचे और जब मेरे अगवा होने की खबर दी तो अम्मी का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो पागल हो गईं और नंगे पाँव खुले सर घर से निकल पड़ी। चुनांचे मेरा चंदा बेटा मेरे लाल जैसे अल्फाज के साथ चीखती चिल्लाती हुई हाईवे की जानिब दौड़ पड़ी। उन्हें खुद पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं। अलबत्ता उनका रुख शहर की जानिब था। बहरहाल हाईवे पर पहुँचते ही आमदोरफ्त करती हुई गाड़ियों की जद में आकर हलाक हो गई। गोया रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी सारी मंजिलें, सारा सहारा खो दिया। ऐसा कहते हुए महताब ने अपना सर थामकर अंदर ही अंदर सिसक पड़ा तो उसका पूरा जिस्म लरज़ उठा। पहलू में बैठी तारा बेगम ने उसे बाहों में ले लिया, जिसके आंसू खुद ही रुक नहीं रहे थे। चूँकि वो माँ के किरदार में 12 साल तक ज़िंदगी गुजार चुकी थी, इसलिए माँ बेटे का एक दूसरे को खोने का बखूबी एहसास था। जमशेद अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, ये तखरीब और बर्बादी मेरी वजह से हुई। महताब फ़ौरन बोल उठा, हरगिज़ नहीं, ये तखरीब अल्लाह की मर्ज़ी से हुई। उसी आसना
शामू चारपाई से उठते हुए अपने आप बड़बड़ाया। महान हीरो बाबू के जीवन का ये था अलग ही ज़बरदस्त ट्रेजेडी दृश्य। जवाबन रामू उस पर गुर्राया तो उसने फौरन बातों का रुख बदल कर अपनी पत्नी की जानिब देखा जो उसे ही देख रही थी। साहब जी को चौक पर चाय के लिए पूछा तो बोले, घर पहुंचकर चाय पी जाए तो कैसा रहेगा। उसकी पत्नी महताब खान को गहरी निगाहों से देखती हुई उठी और फौरन अंदर जाकर चाय बनाने लगी। उसके ताक़ुब में शामू भी गया और थोड़ी देर बाद ही चाय से भरे कपों का ट्रे उठाए बाहर निकला तो उसकी पत्नी फिर से अपनी जगह आकर बैठ गई। महताब खान ने कप उठाते हुए मानीखेज निगाहों से शामू को देखा और कहा, अपने अंदर बहुत हसास दिल और दिमाग रखते हो शाम भाई, तजर्बात भी बेहतर हैं। उसने चाय की लंबी चुस्की लेकर तारा व जमशेद के चेहरे का जायज़ा लेते हुए मज़ीद कहा, मैं आप लोगों के घर गया था। दोनों चौंकते हुए महताब खान का चेहरा ताकने लगे और जमशेद खिसक कर उसके और भी करीब हो गया तो उसने मज़ीद कहा, आप लोगों को देखने के इंतज़ार में आपके अल्लाह ने आपकी वालदा माजदा को बाहयात रखा है बाबा साहब। उसके अल्फाज व लहजे में तंज था। जमशेद मचल उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, और बेअख्तियार महताब खान के गाल चूम लिए। महताब ने फिर कहा, आपकी बहन कुलसुम बानो और उनकी 2 लड़कियां इन दिनों यही हैं। सिकंदर अली एक मकामी कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनकी अहलिया राबिया खातून और 8 साला बेटी गजाला सिकंदर शेख बेहद खूबसूरत और संजीदा किस्म की हैं। उनके 6 साला जुड़वा बेटे शहजाद सिकंदर शेख व शहरियार सिकंदर शेख बहुत ज़हीन और प्यारे बच्चे हैं। बहरहाल आप पर किसी किस्म का चार्ज या कोई केस नहीं है। दूर दूर तक के लोगों में आप हरदिल अजीज़ हैं। लोगों ने आपकी बेबसी के सबब अपने दिलों में आपके लिए मोहब्बत व हमदर्दी रखते हैं। यही सबब था कि पुलिस के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। पुलिस ने जब ख़ानदानी सर्वे किया तो आपको तलब की गई, मगर आपके दादाजी को ऐन मौके पर खुदा ने कुव्वत गोयाई बख्श दी और उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरा पोता जमशेद 10 दिन कबल अपनी बीवी को लेकर इलाज के लिए कलकत्ता गया है। शादी को कई साल हो गए हैं, ताहम उसकी कोई औलाद नहीं है। पुलिस ने गुमनाम व अनजान मुजरिमान पर केस दर्ज की, चुनांचे पंचनामा बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिन 4 पंचों को आपने उसके अंजाम तक पहुंचाया था, उनके ख़ानदानी अफराद व रिश्तेदारों की ज़ुबान पर आपके खौफ व दहशत ने हमेशा के लिए ताला लगा दिया। लिहाजा आपका किरदार बिल्कुल क्लीन है और मैं आपके घर वालों से वादा करके आया हूँ कि आप दोनों को सही सलामत लेकर आऊँगा। मैं सोचता हूँ आज ही हम लोग यहाँ से कूच करें। मगर उस पर एतराज़ करने वाली सबसे पहले कुरील की दोनों बहुएं ही सामने आ गईं। तकरीबन सबों ने एक ही बात कहा, जी भरकर देखा भी नहीं और वापस जाने की बातें करने लगे। पता नहीं अब कभी दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। बरसूरत नसीमा बेगम की मौत की खबर सुनकर तारा बेगम के दिल को कुछ ज़्यादा ही सदमा पहुंचा था। वो खुद में गुम हो चुकी थी। महताब उसकी कैफियत को महसूस करते हुए संजीदा लहजे में बोला, तारा माँ, आपको मेरी अम्मी जान का सुनकर कुछ ज़्यादा ही सदमा पहुंचा है, जिसका मुझे बखूबी एहसास है। लेकिन क्या करेंगी, खुदा को मेरी निस्बत यही कुछ मंजूर था। अब तो गम और मसाइब सहने की आदत सी हो गई है और वैसे अब खुदा की ज़ात से मैं कोई बेहतर उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। उसके लबो लहजे में जो दर्द था उसे सबों ने महसूस किया था और सबों को ऐसा गुमान हुआ कि ज़ख्म खुर्दा मासूम महताब खान के दिल से धुएं का गुब्बार सा निकल कर मौजूदा माहौल को अंधेरा कर दिया है। उसका ये गिला माबूद से था जो गालिबन उसका हक़ था। कुछ लम्हों के लिए लोग उस धुएं से निकलने वाली तलखियों को महसूस करते रहे। फिर महताब ने ही खामोशी को दूर किया। उसने नहायत गंभीर लहजे में कहा, बाबा साहब, कुरील अंकल और इनके बीवी बच्चों ने आप लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, 1000 बार भी शुक्रिया अदा की जाए तो कम है। रही दोबारा आने और मुलाकात की बात, तो ये आपके मिजाज व अखलाक पर मुनहसर करता है। वरना अगर इशारा मेरी जानिब था तो मैं यही कहूँगा कि भाई रामू व शामू जी अगर मेरे जीते जी कभी बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। लोग ज़रूरत पड़ने पर देश विदेश चले जाते हैं। उस हिसाब से गया और मुजफ्फरपुर कोई ख़ास दूर नहीं है। जब चाहें आप लोग भी आ सकते हैं। वैसे इस वक्त हमें जाने दें, क्योंकि कल सुबह सुबह ही हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। माँ बाबा को भी इनके घर छोड़कर देर सवेर आज ही चला जाऊँगा।
कुड़ील, उसकी पत्नी और मुस्कुराता हुआ रामू व शामू, सभी ने बहुओं की जानिब देखा तो वो दोनों दर्दामेज मुस्कान के साथ मायूस चेहरा झुका लिया था। दोपहर के खाने के बाद चलते वक्त महताब खान के दिए हुए रकूमात में से जमशेद ने 5,000 रुपये कुड़ील के हाथ में थमाते हुए फिर आने का वादा किया और महताब ने भी 2,000 रुपये दोनों भाभियों की मुट्ठी में ज़बरदस्ती थमा दिया था। चुनांचे 2,000 रुपये रामू व शामू की जेब में भी डाल दिया था। चूँकि वो लोग गरीब कबाइल थे और गरीबों के सीने में दर्दमंद दिल होता है, जिसका मैं अनवार राजदार इकरार भी करता हूँ और शाहिद भी हूँ। बारसूरत गरीबों की ढेर सारी दुआएं और पुरखलूस मोहब्बत की सौगात के साथ महताब खान हैदर ग्राम की कच्ची नाहमवार सड़क से वापस लौट रहा था और दरवाजे पर खड़े कुड़ील, उरांव और उसके बीवी, बच्चे व बहुएं डबडबाई आँखों से उसे जाता हुआ देख रहे थे। यहाँ 15वीं किस्त मैंने मुकम्मल की, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। सलाम अलैकुम।